So today we are going to study about High Court. Okay. So in our previous lecture, we have already studied about Supreme Court in detail, the structure, composition of Supreme Court, the power, jurisdiction of Supreme Court. So now onwards, we are going to discuss the structure, composition, as well as the power functions of the High Court. So let's start. High Court is the highest judicial authority in a state. ओके, जैसे हमने पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा था हमने कि सबसे पहले आता है कौन? सुप्रीम कोर्ट. इट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री. हमने ये पढ़ा था. इसके नीचे कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट. तो हाई कोर्ट कहाँ का हाईएस्ट या फिर एपेक्स जुडिशियल अथॉरिटी होता है? स्टेट का. इट इज द हाईएस्ट और एपेक्स जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ ए स्टेट. तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना. अगर आपको एग्जाम में आएगा कि डैश इज द हाईएस्ट और एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, तो होगा आंसर सुप्रीम कोर्ट. लेकिन अगर क्वेश्चन है डैश इज द हाईएस्ट और एपेक्स जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ ए स्टेट और कोर्ट ऑफ ए स्टेट, तो वहां पर आ जाएगा आंसर क्या? हाई कोर्ट आ जाएगा. ओके. और ये कहाँ काम करता है? इट इज अंडर सुप्रीम कोर्ट. यहां पर देखो मैंने बता दिया आपको, इट इज वर्किंग अंडर सुप्रीम कोर्ट. जैसे सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर हम देखें तो किस पार्ट में दिया गया था? पार्ट 5 में दिया गया था. यहाँ पर हाई कोर्ट का किस में है? पार्ट 6 में है. सुप्रीम कोर्ट का पार्ट 5 में था और हाई कोर्ट का किस में दिया गया है? पार्ट 6 में दिया गया है. याद रखना ये. एंड यहाँ पर आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 214 से 231. ओके. 214 टू 231. 214 टू 231 ये हो गया उसका आर्टिकल. इस आर्टिकल बीच में हाई कोर्ट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है. सो दिस इज अबाउट हाई कोर्ट. हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन स्टेट. It is functioning under the Supreme Court, and the part 6 of the Indian Constitution deals with the High Court under Article 214 to 231. Now, the institution of High Court was originated in India in 1862. याद करो, इंडियन काउंसिल हाई कोर्ट काउंसिल एक्ट के बारे में हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर कितना था? 1862 ही था. तो 1862 में ही क्या किया गया था? इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट को इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया था. लेकिन उस टाइम पे कितने 1862 में कितने हाई कोर्ट्स बने थे? 3 हाई कोर्ट्स बने थे. देयर आर 3 हाई कोर्ट्स सेट अप इन इंडिया. और इनमें से पहला हाई कोर्ट कहां पर बना था? ये एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कलकत्ता में बना था. पहला सुप्रीम कोर्ट भी कलकत्ता में बना था और पहला हाई कोर्ट भी कहां पर बना था? कलकत्ता में ही बना था. ओके. तो कलकत्ता में ही दोनों बने थे. कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भी, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट भी बना था. कब? 1774 में एस्टैब्लिश हुआ था. और यहाँ पर पहला हाई कोर्ट भी बना है, फर्स्ट हाई कोर्ट भी बना है. कब बना है? 1862 में बना है. ये एग्जाम में पूछा जाता है. ओके. नेक्स्ट हो गया. इसके बाद बॉम्बे में हुआ. सेकंड जो हाई कोर्ट बना कहाँ पर? बॉम्बे में बना. और उसके बाद मद्रास में बना था. तो ये दोनों भी वही 1862 में ही बने थे. टोटल 3 बने थे, लेकिन सबसे पहला कहाँ पर बना था? कलकत्ता में बना था. उसके बाद बॉम्बे में, उसके बाद फिर मद्रास में बना. और जो फोर्थ हाई कोर्ट है, ओके, 4 नंबर हाई कोर्ट है, फोर्थ नंबर पे जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में बना था. इलाहाबाद हाई कोर्ट. ओके. ये एग्जाम में आया है, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आया है ये. इंपॉर्टेंट. इलाहाबाद हाई कोर्ट कब बना था? इट इज द फोर्थ हाई कोर्ट मेड इन 1866. 1866 में बना था. कहां पर बना था? ये बना था, दिस हाई कोर्ट वाज मेड इन इलाहाबाद. इलाहाबाद में बना था. इलाहाबाद यूपी में वो है इलाहाबाद, वहां पर बना था. ओके. सो दिस इज अबाउट द मतलब ओरिजिन ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया. तो हमने क्या पढ़ा इस स्लाइड से? हमने पढ़ा कि हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन स्टेट. ये क्वेश्चन होता है. दूसरा, कौन से पार्ट में है? पार्ट 6 में है. आर्टिकल कितना से कितना? 214 से 231. फिर हमने देखा कि फर्स्ट हाई कोर्ट कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1862 में. कहां पर? कलकत्ता में. उसके बाद बॉम्बे, फिर मद्रास, और
चौथा नंबर का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में बना था, यूपी में, कब? 1866 में बना था। क्लियर? आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा इसे, ये सब फैक्चुअल है, ओके, बस याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। आप लोगों को पता है कि हमारे हर एक राज्य में खुद का एक हाई कोर्ट रहता है और इसके बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी गया है। लेकिन करंटली अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर कितने हाई कोर्ट्स हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने हाई कोर्ट्स हैं? ओनली 25 हाई कोर्ट्स आर देयर, 25 ही हैं। ये तो गलत हो गया। आप लोगों को लगेगा कि सर हमारे यहाँ तो स्टेट्स ज्यादा हैं, 29 स्टेट्स हैं, और यहाँ पर कितने हैं हाई कोर्ट्स, कितने हैं? 25 हैं। तो ऐसे कैसे हो गया? अब क्या हाई कोर्ट्स सिर्फ स्टेट्स के लिए रहेंगे? एंड व्हाट अबाउट यूनियन टेरिटोरीज, उसके बारे में क्या? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट रहेगा। तो उस हिसाब से देखिए तो जितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उतने नंबर ऑफ हाई कोर्ट नहीं है। यहाँ पर 25 ही है, ओनली है। एंड अगर सिर्फ स्टेट के लिए हाई कोर्ट रहेगा तो यूनियन टेरिटोरी में जो लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा? वो कहाँ पर जाएंगे? क्या उनको उनको जस्टिस की दरकार नहीं है? उनको जस्टिस की नीड नहीं है? यस, उनको भी चाहिए। तो वो लोग कहाँ जाएँगे फिर? तो ये सब क्वेश्चन्स आता है। तो बिफोर एंटरिंग इंटो इट, उससे पहले हम एक फैक्ट देख लेते हैं कि हमारा जो 25th हाई कोर्ट है, जो लास्ट हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड हुआ है इंडिया में, वो कहाँ पर हुआ है? अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में हुआ है। 2019 में, 2019 में एस्टैब्लिश्ड हुआ है। ये फैक्ट भी आप लोग याद रखना, ये लेटेस्ट फैक्ट है, कभी-कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है। ओके, तो जो लास्ट 25th हाई कोर्ट बना था, वो कहाँ पर बना है? अमरावती हाई कोर्ट बना है आंध्र प्रदेश में। 2019 में एस्टैब्लिश्ड हुआ है। ओके, अब जो क्वेश्चन हम पूछ रहे थे कि जितने स्टेट्स हैं उतने हाई कोर्ट्स क्यों नहीं हैं? ये हमारा क्वेश्चन था। सी, उसका आंसर यहाँ पर है। द सेवन द 17th Amendment Act 1956, 17th Amendment Act 1956 allows Parliament under Article 231 to establish a common high court for multiple states or states and a union territory। देखो उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है कि हमारे यहाँ पर जो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, कब? 1956 में जो एक्ट आया था, इसने क्या अलाउ किया? इसने क्या पावर दिया? किसको? पार्लियामेंट को पावर दिया। पार्लियामेंट को पावर दिया और अलाउ किया अंडर आर्टिकल कितना? आर्टिकल 231, आर्टिकल 231 के अंडर इसको अलाउ किया। क्या इसने अलाउ किया? कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो एस्टैब्लिश कर सकता है एक कॉमन हाई कोर्ट। कॉमन हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पर, देखो कॉमन हाई कोर्ट किसके लिए? फॉर मल्टीपल स्टेट्स, फॉर मल्टीपल स्टेट्स। ओके, तो एक हाई कोर्ट दो तीन राज्य के लिए भी बनाया जा सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का एक हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। ओके, तो अगर कोई चाहे, कोई राज्य चाहे तो वो क्या कर सकता है? सॉरी, पार्लियामेंट क्या कर सकता है कि 2-3 राज्य के लिए एक हाई कोर्ट बना सकता है, या फिर कोई राज्य और कोई, मतलब जैसे कि हमारा कोई राज्य और कोई यूनियन टेरिटोरी, उसके लिए भी एक बना सकता है। समझ में आया अब अभी? ओके, कैसा हो सकता है कि यूनियन टेरिटोरी का जो भी हाई कोर्ट होगा वो कहाँ होगा? एक राज्य का हाई कोर्ट ही होगा, उसके जुरिसडिक्शन के अंडर आएगा, और ये पूरा डिफाइन कर दिया गया है कि कौन-सा यूनियन टेरिटोरी का हाई कोर्ट किस राज्य का है। ओके, तो ऐसे ही इसको सेटअप किया गया है। तो क्यों 25 नंबर है? अभी आप लोगों को पता चल गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, ऐसे भी बहुत सारे राज्य हैं, ऐसे भी बहुत सारे यूनियन टेरिटोरी और राज्य हैं जिनका एक कॉमन हाई कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है। और वो दो दो राज्य या फिर एक राज्य और एक केंद्र शासित अंचल यूनियन टेरिटोरी का काम वो लोग कर रहे हैं। तो ये हो गया कॉमन हाई कोर्ट। तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकता है कि कॉमन हाई कोर्ट किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था? कॉमन हाई कोर्ट एस्टैब्लिश करने का पावर किसके पास है? और इसका किस आर्टिकल में वर्णन हुआ है? समझ में आया? आर्टिकल 231। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और लेटेस्ट सबसे जो लास्ट हाई कोर्ट बना है वो कौन सा बना है? अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में बना है ये। और करंट नंबर कितना है? 25 है। क्लियर?
नेक्स्ट, देयर आर 7 हाई कोर्ट्स। हमारे यहाँ पर कितने ऐसे हाई कोर्ट हैं? 7 ऐसे हाई कोर्ट हैं व्हिच जुरिसडिक्शन एक्सटेंड्स ओवर मोर देन 1 स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ऐसे 7 हाई कोर्ट हैं जो कि मल्टीपल स्टेट और यूनियन टेरिटरी का जुरिसडिक्शन कर रहे हैं। एक सिर्फ एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ओडिशा, ओडिशा का सिर्फ एक एक ही मतलब हाई कोर्ट है और उसका जुरिसडिक्शन सिर्फ ओडिशा के ऊपर ही है और कोई राज्य या फिर और कोई यूनियन टेरिटरी ओडिशा के साथ नहीं है। ओके, लेकिन ऐसे 7 हाई कोर्ट्स हैं डिफरेंट राज्य में। 7 हाई कोर्ट है जिनका क्या हो रहा है कि इनका मल्टीपल स्टेट और यूनियन टेरिटरी के साथ इनका क्या है, इन लोगों का उनका मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि ऐसे काम हो रहा है। ओके, अगर यूनियन टेरिटरी का बात करें तो सिर्फ दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर ऐसे 2 यूनियन टेरिटरी हैं जिनका कि अपना खुद का हाई कोर्ट है, ओन हाई कोर्ट। ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। दिल्ली का खुद का हाई कोर्ट है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है लेकिन फिर भी उसका खुद का हाई कोर्ट है, वो किसी राज्य के हाई कोर्ट के अंडर नहीं आता है। और जम्मू एंड कश्मीर JNK, इसका भी खुद का हाई कोर्ट है, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। रिसेंटली जब हमारा आर्टिकल 370 को हटाया गया था, 370 को हटाया गया था, तो तब ये यूनियन टेरिटरी बना था, तो ये इस यूनियन टेरिटरी का भी खुद का हाई कोर्ट है। तो ये एक्सेप्शन है और जहां पर एक्सेप्शन होगा वहां पर क्वेश्चंस बनता है। बाकी जितने यूनियन टेरिटरी है वो किसी ना किसी राज्य के मतलब हाई कोर्ट के अंडर आते हैं, उनका खुद का हाई कोर्ट नहीं है। लेकिन सिर्फ 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित अंचल हैं, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, जिनका कि खुद का क्या है, उनका हाई कोर्ट है। क्लियर? And only 3 high courts are there. Guwahati, Bombay, and Punjab and Haryana have jurisdiction over more than one state. और ऐसे सिर्फ 3 हाई कोर्ट हैं। वहां कहाँ का? गुवाहाटी, गुवाहाटी मतलब आसाम। ओके, असम का ये है हमारा हाई कोर्ट। इसका बॉम्बे हाई कोर्ट यानी कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। ओके, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इन तीनों का क्या है? इन तीनों हाई कोर्ट का मोर देन वन स्टेट के साथ है। बाकी जो ये 4 रह गए, टोटल 7 है ना, तो 7 में से 3 यहाँ पर आ गए, जिनका कि मोर देन 1 स्टेट के साथ जुरिसडिक्शन है। लेकिन बाकी के जो 4 हैं, उनका सिर्फ 1 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो गुवाहाटी आसाम का हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन आसाम राज्य के तो ऊपर आता ही आता है, उसके साथ आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, नागालैंड हो गया, ओके, उसके बाद आपका मिजोरम हो गया, उनके साथ भी ये आता है, उनका उनका भी जुरिसडिक्शन आसाम के साथ ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर आता है। फिर आपका बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया, बॉम्बे हाई कोर्ट कहाँ का जुरिसडिक्शन होगा? महाराष्ट्र का होगा, लेकिन उसके साथ गोवा का भी इसके अंडर आता है। और पंजाब और हरियाणा देखो, 2 राज्य अलग-अलग राज्य हैं और हाई कोर्ट इनके अंडर ही ऐसे आता है। समझ में आया सबको? सो दिस इज द वे हाउ इट वर्क्स। ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है। ये महाराष्ट्र जो हाई कोर्ट है, महाराष्ट्र हाई कोर्ट जो सॉरी बॉम्बे हाई कोर्ट जो है, ये तो महाराष्ट्र का तो आता है, गोवा का भी उसके साथ आता है। फिर आप लोगों को पता होगा दादरा नगर हवेली हमारा एक यूनियन टेरिटरी है, उसका भी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर ही आता है, इसके अंडर आता है। दामन दीव करके एक यूनियन टेरिटरी है हमारा, उसका भी इसके अंडर आता है। देखो 4 हो गए, 2 यूनियन टेरिटरी और 2 राज्य का संभालता है कौन? बॉम्बे हाई कोर्ट। कितना बड़ा एरिया का जुरिसडिक्शन है देखो। समझ रहे हो? कोलकाता हाई कोर्ट है हमारा, वेस्ट बंगाल का कोलकाता हाई कोर्ट है, तो वेस्ट बंगाल का जुरिसडिक्शन आता है कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर। उसके साथ हमारा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, अंडमान निकोबार, उसका भी कोलकाता के साथ आता है। ये एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इतना डीप नहीं पूछा जाता है। ठीक है? मद्रास हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु का होगा उसका, लेकिन उसके साथ पौंडीचेरी भी आता है उसके अंडर। ठीक है? और जम्मू एंड कश्मीर, इसका तो जम्मू एंड कश्मीर आएगा, फिर उसके साथ लद्दाख का भी आता है, लद्दाख। ये 2 अलग-अलग बने थे ना, तो इसका अंडर आता है। समझे? तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे, फिर हाँ, गुवाहाटी ये जो आसाम वाला में, आसाम का तो आएगा, उसके साथ मिज़ोरम का आता है, नागालैंड का आता है, मैंने बता दिया, उसके साथ अरुणाचल प्रदेश का भी इसके अंडर आता है, 4 राज्य का आता है, नॉर्थ ईस्ट का। तो देखो कितना बड़ा जुरिसडिक्शन है इन लोगों का। समझ रहे हो? ओके? सो इस हिसाब से किया जाता है। ये मतलब अरेंजमेंट है हमारे यहाँ पर।
ठीक है? तो टोटल अभी हमारे यहाँ पर कितने हाई कोर्ट्स हैं? फिर से हम थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। 25 हाई कोर्ट्स हैं। 25 हाई कोर्ट्स क्यों हैं? बिकॉज़ देयर आर कॉमन हाई कोर्ट्स जो कि हमारी 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया कि वो मल्टीपल स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट एस्टेब्लिश कर सकता है। तो ऐसे 7 हाई कोर्ट हैं जो कि हमारे इंडिया में मोर देन 1 एरिया का जुरिस्डिक्शन करते हैं। उनमें से 3 ऐसे हाई कोर्ट हैं, गुवाहाटी, बॉम्बे एंड पंजाब एंड हरियाणा, जिनके पास 1 से ज़्यादा राज्य का क्या है? जुरिस्डिक्शन है। एंड दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर सिर्फ ऐसे 2 यूनियन टेरिटरी हैं जो किसी राज्य के हाई कोर्ट के अंडर नहीं आते बल्कि उनका खुद का हाई कोर्ट है। ओके? सो these exceptions are may be asked as questions on your examinations. ओके? ऐसे पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आप अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे हाई कोर्ट कैसे बनता है। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ अपॉइंटमेंट मेथड क्या-क्या जो हमने सुप्रीम कोर्ट में जैसे पढ़ा था, वैसे ही सेम हाई कोर्ट के बारे में अभी हम देखेंगे। तो हाई कोर्ट में भी क्या एक चीफ जस्टिस रहेंगे। हमारे सुप्रीम कोर्ट में जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, यहाँ पर चीफ जस्टिस रहेंगे हाई कोर्ट का एंड अदर जजेस। बट द नंबर वेरीज स्टेट वाइज। कितने रहेंगे? जैसे सुप्रीम कोर्ट का पहले 8 फिक्स था, अब 34 हो गया है, ऐसे-ऐसे होते आ रहा है। लेकिन हर एक राज्य का चीफ जस्टिस और अदर जजेस का संख्या सेम नहीं होता है। क्यों? आप देखो अलग-अलग राज्य का जो हाई कोर्ट है उसका जुरिस्डिक्शन का दायरा भी अलग-अलग है। किसी एक राज्य जैसे ओडिशा, ओडिशा का हाई कोर्ट का सिर्फ़ अपना ही एक जुरिस्डिक्शन ओडिशा ही है। लेकिन वेस्ट बंगाल का देखो कोलकाता पूरा वो कोलकाता हाई कोर्ट का टोटल वेस्ट बंगाल का है, उसके साथ-साथ अंडमान निकोबार का है। तो उसका जजेस का संख्या तो ज़्यादा होगा हमारे यहाँ से, है कि नहीं है? इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो जो कंपोज़िशन है चीफ जस्टिस और अदर जजेस को लेके ही बनता है, सेम ही है। लेकिन नंबर कितना होगा ये स्टेट वाइज़ वेरी करता है। क्योंकि वर्कलोड अलग-अलग है, तो उस हिसाब से जजेस का संख्या भी क्या होगा, अलग-अलग होता है। ठीक है? अब इन लोगों को अपॉइंटमेंट कौन देगा? कल कोई मुझे आप लोग में से क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर इनको कौन अपॉइंटमेंट देगा? हाई कोर्ट के जजेस को, तो वही प्रेसिडेंट ही देंगे यहाँ पर, प्रेसिडेंट ही देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करते हैं। लेकिन विथ कंसल्टेशन विथ सीजेआई एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। चीफ सीजेआई को पूछेंगे और उनके साथ-साथ गवर्नर को भी पूछेंगे। गवर्नर ऑफ द स्टेट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आंध्र प्रदेश के सपोज़ हाई कोर्ट के जजेस या फिर उनके चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट करना है, तो प्रेसिडेंट किसको पूछेंगे? हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, उनको पूछेंगे और गवर्नर ऑफ द स्टेट यानी कि गवर्नर ऑफ द आंध्र प्रदेश को पूछेंगे। उनको कंसल्टेशन करेंगे वो। बाकी लोगों के साथ उनका कोई लेना-देना नहीं है, ओके? तो जिस राज्य का उनको अपॉइंटमेंट करना है, उस राज्य के गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन दोनों के साथ कंसल्टेशन के भी ये फाइनल अपॉइंटमेंट करेंगे। कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, ओके? नाउ other judges of the high court the other judges of the high court are also appointed by the president after consultation with CJI, governor of the state and the chief justice of the high court। लेकिन जब other judges का बात, ये हो गया आपका चीफ जस्टिस का बात। चीफ जस्टिस का। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, जब उनकी बारी आएगी, जब उनका अपॉइंटमेंट का टाइम आएगा, तो हमारे प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे? विथ कंसल्टेशन विथ सीजेआई एंड गवर्नर उनको अपॉइंट करेंगे। लेकिन जब अदर जजेस का बारी आएगा, तब क्या होगा? वही प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, राष्ट्रपति जी ही अपॉइंटमेंट देंगे। लेकिन किस-किस के साथ कंसल्टेशन करेंगे? सीजेआई के साथ करेंगे, गवर्नर के साथ करेंगे, इनका तो यहाँ पर भी हो रहा था, लेकिन उसके साथ-साथ जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, जिस हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ भी कंसल्टेशन करेंगे। समझ में आया? सो दिस इज़ द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। तो कंपोजिशन कैसा है? चीफ जस्टिस और अदर जजेस को लेके ही बना है। नंबर कितना होगा? ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है क्योंकि हर कोई स्टेट का हाई कोर्ट का ये जुरिस्डिक्शन दायरा उसका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन वर्कलोड अलग-अलग है। तो उसके हिसाब से वो फिक्स किया जाता है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हर एक राज्य का जो हाई कोर्ट है या फिर यूनियन टेरिटरी जो जिस अंडर पे हाई कोर्ट आता है, उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और अदर जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेंगे। लेकिन जब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट उनके साथ ये क्या करेंगे? मतलब अ, कंसल्टेशन करेंगे। और जब अदर जजेस का
ये करेंगे, जब अदर जजेस का करेंगे, जैसे कि हमारा मतलब अपॉइंटमेंट करेंगे, तो किसको पूछेंगे? सीजेआई को पूछेंगे, गवर्नर ऑफ द स्टेट को पूछेंगे और उनके साथ-साथ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट का जजेस को वो अपॉइंट कर रहे हैं, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी पूछेंगे। क्लियर? अब आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर का खुद का यूनियन टेरिटोरी का खुद का है। अगर राज्य का होता तो गवर्नर को पूछते, लेकिन अगर यूनियन टेरिटोरी का है तो वो किसको कंसल्ट करेंगे? सीजेआई को तो करेंगे, लेकिन उसके साथ किसको कंसल्ट करेंगे? वहाँ के स्टेट का मतलब यूनियन टेरिटोरी का हेड कौन होता है? कमेंट कर आप बताइए मुझे कमेंट करके, ठीक है? नेक्स्ट हो गया ओथ टेकिंग। ओथ टेकिंग में क्या है? द हाई कोर्ट जज टेक्स एन ओथ अफर्मेशन बिफोर द स्टेट गवर्नर। अब इसमें चेंज है देखो। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट एंड ओथ कौन करवाते थे? प्रेसिडेंट करवाते थे। लेकिन यहाँ पर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट देंगे, ओथ टेकिंग कौन करवाएगा? गवर्नर करवाएंगे। यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया, दिस में बी ए क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन हो सकता है, याद रखना। ओके, जहां जहां आप एक्सेप्शन देखोगे, जहां जहां पर चेंजेस हैं, वहां वहां पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जरूर। ओके, तो राज्य के जो हाई कोर्ट का जो जजेस और चीफ जस्टिस होते हैं, उनका जो ओथ टेकिंग करवाते हैं वो गवर्नर करवाते हैं, और अगर गवर्नर नहीं है तो उनके द्वारा जो भी, गवर्नर के द्वारा जो भी ऑफिशियल्स को भेजा जाएगा वो करवाएंगे उनका। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसीजर। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? जैसे सुप्रीम कोर्ट का था वैसे ही यहाँ पर भी है। पहला क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया उनको होना पड़ेगा, उनको सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब उनको मस्ट होना है। दूसरा क्या है? मस्ट हैव हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वहां पर क्या था? वहां पर क्या था? सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का उनको जुडिशियल मतलब एडवोकेट के हिसाब से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ पर किस हिसाब से है? जुडिशियल ऑफिस ऑफ 10 ईयर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और बीन एन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। अगर वो हाई कोर्ट में 10 साल से एडवोकेट के हिसाब से काम कर रहे हैं, ये उनके पास योग्यता है, तो उनको हाई कोर्ट का जज या फिर चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जा सकता है। और अगर उनको जुडिशियल ऑफिसर के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का 10 साल का तजुर्बा है, तो फिर उनको क्या किया जा सकता है कि अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये दो चीज चाहिए। ओके, पहला उनको मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, मस्ट हैव हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करने का 10 साल का तजुर्बा होना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट में एडवोकेट के हिसाब से 10 साल, दोनों में से कोई एक उनके पास अगर होगा, तो ही और शी मस्ट बी ए अपॉइंटेड एज ए जज और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। एंड सेम जैसे सुप्रीम कोर्ट में था, देयर शुड बी नो प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट के जज बनने के लिए कोई मिनिमम एज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं था मिनिमम एज, यहाँ पर भी मिनिमम एज नहीं है, सेम है। ओके, अगर टेन्योर की बात करें, तो आप कितने टाइम तक, मैक्सिमम एज तक आपके ऑफिस होल्ड कर सकते हो? 62 ईयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्सेप्शन। 62 ईयर्स तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कितना था? 65 ईयर्स। डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपका। ठीक है, टेन्योर हाईकोर्ट जज के लिए कितना है? 62 ईयर्स। जब आपको 62 ईयर्स ऑफ एज हो जाएगा, आप रिटायर कर लोगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के हिसाब से आपका टाइम पीरियड कितना है? 65 ईयर्स ऑफ एज है। तो देखो डिफरेंस हुआ कि नहीं? क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, और आया भी है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, एंड आफ्टर रिटायरमेंट द हाई कोर्ट जज कैन प्रैक्टिस लॉ एज एन एडवोकेट इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द हाई कोर्ट फ्रॉम व्हिच ही और शी रिटायर्ड। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है देखो, कि यहाँ पर स्टेटमेंट में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कभी, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर रिटायरमेंट के बाद, पहली बात आप लोग समझ लो कि अगर रिटायर हो गए, 62 ईयर्स ऑफ एज हो गया, उसके बाद तो वो जज जज बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, एज एन एडवोकेट काम कर सकते हैं कि नहीं काम कर सकते हैं? यस, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जज तो नहीं बन पाएंगे क्योंकि मिनिमम एज, मतलब उनका जो मैक्सिमम एज जितना होना चाहिए था उसके ऊपर वो एक्सीड कर चुके हैं, तो जज तो नहीं हो पाएंगे। एडवोकेट के हिसाब से लॉ प्रैक्टिस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? यस, कर पाएंगे। लेकिन जिस हाईकोर्ट से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, उस हाईकोर्ट के अलावा बाकी जगह कर पाएंगे, उस हाईकोर्ट में और नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? सो दिस इज द प्रोसीजर। सपोज ओडिशा के हाईकोर्ट से एक जज ने रिटायरमेंट लिया,
अब वो एडवोकेट के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे तो ओडिशा हाई कोर्ट में नहीं कर पाएँगे, लेकिन वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट में कर पाएँगे, अदर हाई कोर्ट्स में कर पाएँगे, अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कर पाएँगे, जहाँ पर उनका मन लगे वो कर पाएँगे। लेकिन जिस हाई कोर्ट से उन्होंने मतलब वो ये हुए हैं, रिटायर हुए हैं, वहीं पर नहीं कर पाएँगे इससे। ओके, क्लियर? सो दिस इज़ द क्वालिफिकेशन एंड टेन्योर। तो यहाँ पर टेन्योर का याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, अब अपॉइंटमेंट हो गया, उनका टेन्योर भी हमने देख लिया, क्वालिफिकेशंस भी देख लिया। अब देखते हैं रिमूवल, रेजिग्नेशन, ट्रांसफर ये सब कैसे होता है। सो जैसे यहाँ पर हमने देखा था, क्या देखा था कि रेजिग्नेशंस होता है, तो यहाँ पर भी रेजिग्नेशन होगा, रिजाइन्स बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जज किसको रिजाइन करते थे लिख के? प्रेसिडेंट को। क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी देखो सेम प्रेसिडेंट को। अपॉइंटमेंट कौन देता है? प्रेसिडेंट देते हैं। तो रिजाइन लेटर भी किसको लिखेंगे? प्रेसिडेंट को ही लिखेंगे, याद रखना। गवर्नर को नहीं देंगे, प्रेसिडेंट को ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ जजेस हो सकता है। ओके, द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो ट्रांसफर ऑफ जजेस भी हो सकता है। यहाँ पर एक प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो एक हाई कोर्ट के जज को अदर हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंडिया को कंसल्ट करना पड़ेगा। एंड रिमूवल ऑफ जजेस, जजेस को कैसे रिमूव किया जाता है? ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर भी रिमूवल कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज़ अपॉइंटमेंट भी वही करते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, सेम प्रोसीजर एज़ सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करते थे, कल हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होता है। हमने पढ़ा था ना कि लोकसभा में अगर होगा तो 100 मेंबर्स पहले साइन करके देंगे, या फिर अगर राज्यसभा में होगा तो 50 मेंबर्स साइन करके देंगे। किसको देंगे? लोकसभा के लोग स्पीकर ऑफ द लोकसभा को देंगे, राज्यसभा के लोग चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को देंगे। ओके, अब उसके बाद उसको अगर रिजेक्ट कर दिया तो गया, लेकिन अगर एक्सेप्ट कर दिया तो फिर एक 3 मेंबर कमिटी बनेगा। उस कमिटी क्या करेगा? वो कमिटी क्या करेगा? वो कमिटी क्या करेगा? उस जो मतलब मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी जो भी उनका आया है, उनके खिलाफ जो एलिगेशंस लगा है, उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि ये मतलब कितना दूर सच है। अगर वो सच निकला, तो अब उस मोशन को लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में क्या करना होगा? पास करना पड़ेगा विथ स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करना पड़ेगा, और अगर वो पास हो गया, देन द जज वो अपने पोजीशन से हट जाएंगे, उनको रिमूव कर दिया जाएगा। और वो ऑर्डर कौन देंगे? प्रेसिडेंट ही देंगे। क्यों? क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी किसने दिया था? प्रेसिडेंट ने ही दिया था। समझ में आया? तो सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर हाई कोर्ट का भी सेम प्रोसीजर है। ओके, सो हाई कोर्ट, द जज ऑफ हाई कोर्ट कैन आल्सो बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, द प्रेसिडेंट कैन आल्सो अपॉइंट एक्टिंग चीफ जस्टिस और जज ऑफ हाई कोर्ट इफ द पोस्ट इज वैकेंट और परमानेंट जज इज एब्सेंट। प्रेसिडेंट के पास एक क्षमता है, उनके पास ये पावर है कि वो एक्टिंग जस्टिस, चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस मतलब सपोज जो एक्चुअल में चीफ जस्टिस हैं, ओके, जो कि परमानेंट चीफ जस्टिस हैं, सपोज उनका तबीयत खराब हो गया या फिर कुछ कारण से वो एब्सेंट है, उनके बिहाफ पे जब तक वो एब्सेंट है, कोई तो चाहिए ना उनका काम करने के लिए। जैसे हमारे स्कूल्स में, कॉलेज में क्या होता है, जैसे प्रिंसिपल अगर एब्सेंट है तो उनके जगह वाइस प्रिंसिपल काम करते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर अगर चीफ जस्टिस एब्सेंट है, तो उनके जगह चीफ जस्टिस का काम करने के लिए कोई तो व्यक्ति चाहिए। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस मतलब जितने दिन तक वो चीफ जस्टिस, परमानेंट चीफ जस्टिस एब्सेंट है, तब उतने दिन तक काम चलाने के लिए एक एक्टिंग चीफ जस्टिस की ज़रूरत होती है, जो एक्ट करेगा। वो सच में चीफ जस्टिस नहीं है, बस एक्ट कर रहा है चीफ जस्टिस की तरह। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो इनको भी अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। हाँ, और ये सिर्फ हाई कोर्ट में नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे होता है। सेम, ओके? तो यहाँ पर एक्टिंग चीफ जस्टिस या फिर एक्टिंग जज ऑफ हाई कोर्ट को ये क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं। जब अगर सपोज़ पोस्ट वैकेंट हो गया, अब तो उसको मतलब काम जब तक वो परमानेंटली फ़िल नहीं होगा, तब तक काम चलाने के लिए हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई व्यक्ति, उस हिसाब से यहाँ पर होता है। ठीक है? अब सैलरीज़ और अलाउंसेस यहाँ पर क्वेश्चन बनता है।
ओके। पहली बात, सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन्स, इनका ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। कल हमने कैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर देखो, इनका जो सैलरीज और अलाउंसेस है, यह इसका चार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट के ऊपर होता है। सैलरीज और अलाउंसेस का किसका? हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर जजेस का, उनका जो मतलब सैलरीज और अलाउंसेस जो उनको मिलता है, उसका चार्ज किसके ऊपर होता है? स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर होता है। लेकिन उनको जो पेंशन्स मिलता है, वो किसके ऊपर होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर होता है। ओके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस हैं, उनका सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर ही होता है। लेकिन हाईकोर्ट में क्या होगा? जिस राज्य का हाईकोर्ट होगा, उस राज्य के कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर ही सैलरीज और अलाउंसेस का चार्ज दिया जाएगा। वहां से मतलब उनका सैलरी और अलाउंसेस डिडक्ट होके उनको मिलेगा। लेकिन पेंशन कहाँ से आएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा, ऊपर से आएगा, सेंटर से आएगा। ठीक है? सो दिस इज द थिंग। तो यहाँ पर देखो एक्सेप्शन हुआ, तो इट मस्ट बी ए क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो ऐसे एक्सेप्शन जहाँ पर है, उसको अच्छे से देख के जाना। ठीक है? पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन देखते हैं। जैसे सेम ही है, जैसे हमने वहां पर देखा था, ओरिजिनल था, एपिलिएट जुरिस्डिक्शन था, रिट जुरिस्डिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जैसे जैसे हमने देखा था कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक उसी तरह हाई कोर्ट के भी पावर होते हैं। पहला पावर हो गया कौन सा? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, यहाँ पर देखते हैं। इट रिलेटेड टू केसेस इन्वॉल्विंग फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई फंडामेंटल राइट से इन्वॉल्व केसेस आया, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है हाई कोर्ट का। दूसरा, ये सबसे जो इंपॉर्टेंट है, देखो, अगर इलेक्शन के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, किस किस का इलेक्शन? एमपी का इलेक्शन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, विधानसभा एंड विधान परिषद, ये दो हाउसेस होते हैं, लेकिन हर राज्य में नहीं है। ओके। जैसे उड़ीसा में सिर्फ विधानसभा है, लेकिन आप अगर देखोगे उत्तर प्रदेश में, तो विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। एमएलए मतलब वहां पे एमएलए भी है और एमएलसी भी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्शन अगर डिस्प्यूट हुआ है, कि सपोज एक एमएलए का इलेक्शन हुआ और वो जो हार गया एमएलए, सपोज उसने बोला कि ये इस इलेक्शन में धांधली हुआ है और मैं इसको चैलेंज करूंगा हाई कोर्ट, तो वो हाई कोर्ट में जाके क्या करेगा? केस करेगा, पिटीशन फाइल करेगा कि देखो हमारे यहाँ पर एमएलए का इलेक्शन हुआ था, और ये जो वोट गिनती हुआ है, या फिर वोटिंग हुआ है, इसको मैं चैलेंज करता हूँ, इसमें कुछ गलत हुआ है, धांधली हुआ है। तो ये जो केस है, इस केस का जो पिटीशन दायर किया जाएगा, जो केस फाइल किया जाएगा, इसका सुनवाई कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा, एंड ये इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। तो इलेक्शन डिस्प्यूट पिटीशन या फिर केस अगर फाइल होगा रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ एमपी, एमएलए और एमएलसी, तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है हाई कोर्ट का। ओके। नेक्स्ट, डिस्प्यूट केसेस अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। अगर नीचे का कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे कौन आता है? पहले तो सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे कौन आता है? हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या फिर और क्या, हमारे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ये आते हैं लोकल कोर्ट, जिसको हम बोलते हैं, इसको लोकल कोर्ट हम बोलते हैं। ये लोग, सपोज ये लोग कोई डिसीजन दिए हैं, ये लोग कोई डिसीजन दिए हैं, उस डिसीजन के खिलाफ आपको चैलेंज करना है, या फिर आपका मतलब उस जजमेंट के खिलाफ, उस डिसीजन के खिलाफ आपको केस फाइल करना है, डिस्प्यूट है आपका, तो आप कहां पर जाके उसको चैलेंज करोगे? हाई कोर्ट में जाके करोगे। यहां से यहां पर जाओगे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाओगे, यहां से पहले हाई कोर्ट में जाओगे आप। अगर फंडामेंटल राइट केसेस है, तो आर्टिकल 32 के तहत, मतलब जो आप हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसके हिसाब से आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अगर अलग केस है, तो आप पहले हाई कोर्ट में जाओगे, और हाई कोर्ट में अगर आपने चैलेंज किया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट को, तो वो क्या होगा? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट में आएगा। तो क्लियर, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या क्या है, पावर क्या क्या है, आपको याद आया? पहला हो गया इलेक्शन का रिलेटेड होगा, दूसरा होगा आपको जो लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंदर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट आता है, उसका अगर डिसीजन के खिलाफ आपको अपील करना है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके। सेम उसको हम क्या बोलते हैं? अपीलिएट जुरिस्डिक्शन भी बोलते हैं। अपील अगेंस्ट द लोअर कोर्ट डिसीजन। अगर आपको आपके लोअर कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अपील करना है हायर कोर्ट में, तो आप इसको हम अपीलिएट जुरिस्डिक्शन भी बोलते हैं। तीसरा, रीट जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल कितना देखो यहाँ पर लिखा है 226, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कितना था? आर्टिकल 32 था। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, क्वेश्चन आता है यहाँ से।
ठीक है? तो यहाँ पर वही सेम 5 टाइप्स ऑफ जो रिट्स था, हेबियस कॉर्पस, मांडामस, सर्सियोररी, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो जो हमने पढ़ा है, वही सेम 5 टाइप ऑफ रिट्स यहाँ पर हाई कोर्ट भी लागू कर सकता है। कितने कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 226 226। Okay, so this is writ jurisdiction of the High Court. And next, supervisory jurisdiction, article under 227, power to supervise, control और direct the lower court. तो हाई कोर्ट के नीचे जो कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो ट्रिब्यूनल्स हैं या फिर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, लोकल कोर्ट्स हैं, ग्राम न्यायालय हैं, तो इन सबको सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, उनको डायरेक्शन देना कि कैसे काम करना है, कैसे कौन-सा लागू करना है, तो इन सब का सुपरवाइजरी करना, सुपरविजन करने का पावर, ये भी किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है और अंडर आर्टिकल 227 तो इसको हम सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। ठीक है? तो दीस आर द डिफरेंट पावर्स और जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। पहला हो गया ओरिजिनल, तो ओरिजिनल में क्या है? इलेक्शन और डिस्प्यूट केसेस अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। एपिलिएट में क्या होगा? अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट्स। रिट जुरिस्डिक्शन में 5 टाइप ऑफ रिट्स जारी करेंगे अंडर आर्टिकल 226 और नेक्स्ट आएगा कौन सा? सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जिसमें क्या होगा? ये सुपरवाइज करेगा किसको? हमारे जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको सुपरवाइज करेगा, कंट्रोल उनको डायरेक्शंस देगा, ये सब काम करेगा। सिंपल है, ठीक है? सो दिस इज द डिफरेंट पावर्स और जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू, जैसे हाई कोर्ट के सॉरी सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू पावर था, वो क्या करता था? कोई भी लॉ अगर बनाया है गया है या फिर ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसको चेक करता था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो दिस इज जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट का भी जैसे जुडिशियल पावर रिव्यू पावर है, वैसे हाई कोर्ट का भी जुडिशियल रिव्यू पावर है। फिर कोर्ट ऑफ ऑर्डर हम लोग पढ़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 215 215 में ये है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर लीगल रेफरेंस, कि जो भी अभी प्रोसीडिंग चल रहा है, जो भी अभी जजमेंट आया है सपोज हाई कोर्ट का, तो उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। ओके, दैट इज कोड ऑफ रिकॉर्ड। एंड लास्ट हो गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, इट इज ए लीगल प्रोसीजर, लीगल वे। इसमें हम क्या करते हैं? अगर हमको डायरेक्टली भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, फिर भी हम क्या करते हैं? पब्लिक वेलफेयर के लिए फॉर द लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं? एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं, एक केस फाइल कर सकते हैं। यस, सो पीआईएल कैन बी यूज्ड बाय द हाई कोर्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द लार्जर सेक्शन ऑफ द पीपल इन स्टेट। दिस इज पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, ये सब पावर्स हमने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बस हाई कोर्ट में इसका फिर एक बार रिवीजन हम कर रहे हैं। और जहां-जहां पर एक्सेप्शन है मैंने आपको बता दिया है, आप उसको अच्छे से देखना बिकॉज़ वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्या-क्या आया है? लेट्स सी क्वेश्चंस क्या-क्या आए हैं। व्हाट इज़ द एपिलिएट जुरिसडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट? आप लोग पढ़ो। व्हाट इज़ द एपिलिएट जुरिसडिक्शन? यहाँ पर क्या पूछा गया है? एपिलिएट जुरिसडिक्शन के बारे में पूछा गया है। एपिलिएट जुरिसडिक्शन के बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं ऑप्शंस कौन-सा होगा? इट हियर्स द अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुनवाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है। तो अब ऊपर वाले आपके ऊपर जो पोजीशन में है, उसके खिलाफ कैसे सुनवाई कर सकती है? तो ये तो आंसर गलत है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इट हियर्स अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये क्या होगा? करेक्ट होगा कि नहीं होगा? आंसर क्या होगा? बी होगा कि नहीं होगा? यस, आंसर बी होगा। ओके, अपीलिएट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट में क्या होगा? ये उसके नीचे हाई कोर्ट के नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, उसके नीचे जो कोर्ट आते हैं, उनका अपील उनके खिलाफ जो अपील आया है, उसका हियरिंग करता है। तो हाई कोर्ट के नीचे कौन-सा कोर्ट आता है? हाई कोर्ट के नीचे लोकल कोर्ट आएँगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएँगे, तो इनका करेगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट का करेगा। ठीक है? सो दिस इज़ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द प्रोसेस बाय व्हिच ए कोर्ट में इनवैलिडेट ए लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। क्या बोलेंगे? ये हमने पहले भी कर चुके हैं ये, जुडिशियल रिव्यू बोलेंगे इसको। ओके, देखो पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन हमने जुडिशियल रिव्यू पढ़ा है, डायरेक्ट जुडिशियल रिव्यू से क्वेश्चन आया है। एपिलिएट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट पढ़ा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। अब देखते हैं आगे और क्या क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर्स ओथ ऑफ ऑफिस टू ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जज को कौन ओथ टेकिंग करवाते हैं, शपथ कौन दिलाते हैं? बोलो आंसर। कौन करवाते हैं? प्रेसिडेंट करवाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करवाते हैं, गवर्नर करवाते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करवाते हैं?
यस यस, वेरी गुड, गवर्नर ऑफ द स्टेट करवाते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट कौन देते हैं? प्रेसिडेंट देते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करवाते हैं, लेकिन ओथ कौन दिलाते हैं? गवर्नर दिलाते हैं। देखो मैंने बोला था एक्सेप्शन है, क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में। यस, ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट। देखो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, कौन अपॉइंट करते हैं जजेस ऑफ द हाई कोर्ट को? यस, प्रेसिडेंट ही करते हैं, करेक्ट, प्रेसिडेंट करवाते हैं। और गवर्नर क्या कराते हैं? ओथ कराते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है। सेम क्वेश्चन देखो, अलग अलग साल में पूछा गया है। फिर व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए हाई कोर्ट जज? हाई कोर्ट जज का रिटायरमेंट का एज कितना है? यस, 62। एक्सेप्शन 65 किसका है? सुप्रीम कोर्ट जज का है। 62 हाई कोर्ट का जज का है। देखो मैंने बोला था एक्सेप्शन है, क्वेश्चन आएगा, आ गया। समझ रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। जहां-जहां एक्सेप्शन आपको दिखेगा, जहां-जहां एक्सेप्शंस आपको मिलेगा, वहां-वहां आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। ओके? सो विथ दिस वी कंक्लूडेड द टॉपिक ऑफ हाई कोर्ट। ओके? सो थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर attention. Thank you.